हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जो कि सभी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को हम लोग ऑब्जेक्टिव वाली कवर कर रहे हैं और अभी तक इस बुक से देखे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट किया जा चुका है। चैप्टर 1 जहाँ पर संक्षिप्त अवलोकन भौतिक विन्यास देखा, दूसरे में चैप्टर 3 जलवायु मृदा रहा, चैप्टर 4 आपका प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन एवं वन्य जीव, चैप्टर 5 नदियाँ झीलें एवं आर्द्रभूमियों से संबंधित प्रश्नों को आपने कवर किया, जो कि विभिन्न उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस वाली यानी यूपीपीआरबी की जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हाई कोर्ट आरओ एआरओ, जो भी एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में सभी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप वो कवर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है लगभग 80 से 90% जो प्रश्न हैं वही जो है रिपीट होंगे। तो यूपी जीके की तैयारी आपकी 80 से 90% इसी वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं आज जो है अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है कृषि एवं पशुपालन। अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कृषि डाटा आरओ में पूछा गया पीसीएस की उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। नकदी फसल, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा शुगर केन, गन्ना। ऑप्शन बी सही जवाब। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरपुर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो या शामली, यहाँ पर सर्वाधिक गन्ना जो है उत्पादन होता है। गन्ना के अतिरिक्त मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नकदी फसलें हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं। भाभर एवं तराई मैदानी रीजन हो जाता है। पश्चिमी मैदानी है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी बुंदेलखंड का रीजन है, पूर्वी मैदान है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है। धान का कटोरा, राइट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी चंदौली जिला। कौन सा? चंदौली। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह जनपद जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन वर्ष 1997 में वाराणसी जनपद से अलग कर किया गया था। अगला प्रश्न है मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आजकल जो यूपी ट्रिपल एससी है, खासकर जो है वो प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं जो कि किसी भी बुक में ना मिलकर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाटा पूछ रहे हैं। तो चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, आपको महत्वपूर्ण डाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए, तो मिशन शक्ति के बारे में पूछा गया है। मिशन शक्ति यूपी स्पेशल में डाला गया है। मिशन शक्ति एक तो केंद्र सरकार की, एक तो अपने यूपी की जब 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर से योगी जी ने स्टार्ट किया था वो भी है। पहला यहाँ पर तथ्य दिया गया है मिशन शक्ति के बारे में कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है पहला वो सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कथन है कि इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवस की क्या है संयुक्त कार्यक्रम जो है वो शामिल है, 10 दिवसीय। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, तो दूसरा जो है वो 10 दिवसीय लिखा है, 7 दिवसीय होना चाहिए था। चलिए, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन शक्ति उसके तहत पूछा जा रहा है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2024 लिखा है, 2021-22 के दौरान लॉन्च किया गया था। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है ना। तो दूसरा और तीसरा गलत है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, ये आपका सही है। यूपी का जो मिशन शक्ति आप जानते हो एमएसएमई है डिपार्टमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इट इंक्लूड्स ए 60 डेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल ओरिएंटेड 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशलोन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 1, 2 और 4, 5 यानी 3 जो है वो सही होंगे कथन। ऑप्शन ये यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। मिशन शक्ति के बारे में लिखे कथनों में 3 कथन सही है, वही जो आप पढ़े हैं। मिशन शक्ति एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की सुरक्षा,
संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पूछा गया था। तो रेपसीड और सरसों यानी तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार। वहीं पर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, एमपी जो था वो पहले पर और यूपी दूसरे पर रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया यूपी SSSC मंडी सचिव ग्रेड 2 में 13 अप्रैल 2025 को पूछा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की, तो स्पेशली जो है मंडी परिषद सचिव का पेपर रहा है, उससे संबंधित अधिक जो एक्ट वगैरह थे विधेयक उससे संबंधित पूछे गए कि 2020 की धारा से 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम जो प्रतिशत है वो कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं। तो उसके अनुसार विधेयक के अनुसार जो रहा है वो कितना, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना परसेंट, 25। ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दी अब होगा ऑप्शन ई। तो ये बेसिकली मंडी सचिव का है। तो मंडी सचिव वाले जो अधिकतम जो आपकी बेसिक जो डाटा वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न मंडी सचिव का है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडी स्थल घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न मंडी सचिव में फिर पूछा गया कृषि मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, तो गलत है। दूसरा है APMC से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना किया गया, तो ये आपका दूसरा जो है बी यानी राइट आंसर बन जाता है। किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण बिल्कुल गलत है। बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी विनिवेशों के लिए प्रोत्साहन, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 9 है जो कि यूपी SSSC इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में पूछा गया 11 मई 2025 को। यहाँ देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उन 9 क्षेत्रों में कृषि जो उत्पादकता अधिक है वह सबसे अधिक इन ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा पश्चिमी मैदानी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न PCS होम्योपैथिक में पूछा है मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा, यानी कितने कथन यहाँ सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है, तो दूध के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश यानी ये जो है वर्ष 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का जो योगदान है वो 22% से अधिक रहा है, 22% से अधिक। तो इतना ज़्यादा नहीं, अधिक तो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो योगदान लगभग 15% के आसपास 16 के रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, दूसरा गलत हो जाता है। तो ये आंकड़े हैं जो कि रिपीट यानी कि जो आपके आंकड़े वो बदलते रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यह 22-23 के अकॉर्डिंग रहा है कि देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा है यूपी। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि देखी गई थी, अतः पहला कथन सही रहा है। जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 15.72% रही, इसलिए दूसरा कथन गलत है, क्योंकि कहा गया कि जो हिस्सेदारी है वह कितनी 22% से अधिक बताया गया, जो कि गलत रहा है, लगभग 15 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कथन इसलिए गलत है, पहला सही था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती चावल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है कि आंध्रा है कि केरल है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत की हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्प में पंजाब नहीं है, अपना उत्तर प्रदेश दिया है, हरियाणा भी नहीं है, तो इन सब में देखेंगे तो अपना उत्तर प्रदेश इस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पर होगा इन ऑप्शन में। ठीक है, तो क्योंकि विकल्प में पंजाब हरियाणा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 हो जाता है इन सब में। अगला प्रश्न है कि धान की कौन सी किस्म है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? दीपा किस्म दिया है, अर्चना है, सीता है, IR24 है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? IR24 ऑप्शन सी। IR24 धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की किस्म है IR, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR24 धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है किस्म है। यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी जिसकी ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है पौधों की। इसकी पत्तियां गहरी हरी होंगी, सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार होती है, यानी 4 महीने में। अगला प्रश्न पूछा गया हाई कोर्ट ARO के एग्जाम में 2021 में उत्तर प्रदेश की फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, चावल, बाजरा या गेहूं? राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, गेहूं। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, आलू और गन्ना उत्पादन में भी क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? गन्ना उगाया जाता है, गेहूं देखने को मिल जाता है आपको, गेहूं के साथ साथ उसी में कहीं कहीं सरसों भी लोग बो देते हैं मिक्स करके, या अलग भी देखने को मिलता है। तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन रबड़ के मामले में नहीं है, केरला साइड में चले जाते हैं, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तुतः गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलें जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे कि गन्ना है, कपास है, तंबाकू हो गया, जूट है, चाय है, रबर है, ये सब नकदी फसलें हैं। केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। अन्य रबर उत्पादक राज्य जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, वहीं पर विश्व में रबर उत्पादन के मामले में थाईलैंड नंबर 1 है। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है कसावा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, चना, राई, इसके साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। बाजरा, चना, राई, सोयाबीन सबकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। वहीं पर कसावा की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य है जो कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो वो है अपना उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी राइट आंसर है। गेहूं जो कि रबी की फसल है, इसकी जन्म भूमि, गेहूं की जो जन्म भूमि है वह फिलिस्तीन को माना जाता है। किसको? फिलिस्तीन को। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी ही उपजाऊ होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। परंतु उत्पादकता की जब बात होगी, यानी कम जगह में जो है ज़्यादा उत्पादन हो, दैट इज उत्पादकता, तो सर्वाधिक उत्पादकता जो होगी वह पंजाब राज्य की सबसे अधिक है और उत्पादन यूपी का सबसे ज़्यादा है ना। वैसे एरिया के मामले में राजस्थान है, लेकिन कृषि की जो भूमि है उसके मामले में तो उत्तर प्रदेश में देखें, इसलिए उत्पादन भी सबसे अधिक है।
लेकिन उत्पादकता की अगर बात होगी गेहूं की तो आप पंजाब जाएंगे। अगला प्रश्न हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ने के उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चीनी का पूछा जाता तो महाराष्ट्र आ जाते। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। गन्ने का, गेहूं का तो फिलिस्तीन रहा, गन्ने का जो जन्म स्थान है वो भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। चीनी उत्पादक भी है, विश्व में दूसरा ब्राजील की बाद। तो ब्राजील में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु राज्य है। गन्ने की एक प्रमुख जो बीमारी है जो कि लाल सड़न होती है, दैट इज रेड रोट, जिसके कारण गन्ने का जो रंग है वह लाल हो जाता है। तो अगर पूछा जाए, रोग ही पूछ लिया जाए कृषि में कि रेड रोट जो रोग है किस पौधे में है या किस फसल में लगती है, गेहूं है ना, धान या गन्ना या उपरोक्त में सभी, तो आप लगाएंगे गन्ना में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक के सर्वाधिक है। बाजारू अधिक के सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाता है। बाजारू अधिक्य यानी लोग पैदा भी करते हैं और अपने खाने के लिए भी रख लेते हैं और मार्केट में अधिक बेच भी लेते हैं, यानी बाजारू अधिक्य है। तो वो गेहूं की फसल। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बाजारू अधिक्य यानी सरप्लस सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, अतः इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में, तो सर्वाधिक जो उत्पादन वाला जिला है वह गोरखपुर को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। तो आप जानते हो काला नमक महोत्सव भी मनाया जाता है। काला नमक एक जो है वो चावल है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यानी सी आपका सही जवाब होगा, चावल। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव या उत्सव का आयोजन हुआ था। कपिलवस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जिले में ही मनाया जाता है। ताज महोत्सव जो कि ताजमहल यानी आगरा की बात की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त फसलें, तो इनमें आप देखेंगे तो इन सब में जो है मक्का होगा, आलू होगा, गेहूं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाता है। तो जो दिए गए विकल्प थे इसमें आलू, मक्का और गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में जैसे कि मटर है, चना है, आलू है, सरसों है तथा तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चिया के बीज, कौन सा बीज चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं। तो चिया का जो बीज है वे किसका अच्छा स्रोत माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में, कहाँ, मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न वही उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा, देख रहे हैं कितने हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। तो वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी 9। वो 9 क्षेत्र कौन से, भाभर एवं तराई रीजन हो गया, पश्चिमी मैदानी रीजन है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है, मध्य मैदान क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड रीजन है, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है। आमों का राजा किसे कहा जाता है, दशहरी आम जो होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। दिए गए प्रश्न के विकल्पों में आमों का जो राजा है दशहरी आम को कहा जाता है। दशहरी आम है ना, खासकर जो देखते हैं कि एरिया में उत्तर यूपी में दशहरी चलता है बढ़िया। अल्फांसो आम मुंबई साइड में, बंगनपल्ली बेंगलुरु में और मालदा जो है वो पश्चिम बंगाल में, बिहार भागलपुर में जर्दालू आम, सब आमों के राजा। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास मलिहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह बी राइट आंसर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, आपको बताना है। खरीफ फसल
यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी धान। धान खरीफ फसल है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें जैसे कि रबी हैं, खरीफ हैं और जायद बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं। खरीफ की जो फसल है मई से जुलाई तक बोई जाती है, वहीं पर अक्टूबर और नवंबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा, शावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं। जबकि गेहूँ आप जानते हो ठंडी की यानी गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि फसलें जो है ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो गन्ना है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाता है। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गन्ने के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। चिकनी कौन सी? चिकनी दोमट मिट्टी। तापमान कितना? 20 से 26 डिग्री तापमान है। वर्षा की जो आवश्यकता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, एक तो गन्ना हो गया, गेहूँ है, सरसों, जौ। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब है। दिए गए फसलों के समूहों में से उत्तर प्रदेश राज्य जौ, गन्ना, सरसों एवं गेहूँ का बड़ा उत्पादक होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ राज्य की मुख्य खाद्य फसल, जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक यानी नकदी फसल है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जायद फसल, उत्तर प्रदेश में जायद फसल, राइट आंसर होगा जायद फसल के बारे में रबी के बाद मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज़ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि इसमें तरबूज हो गया, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, जैसे कि आपका धान वगैरह बोया जाता है, मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल आदि, ये सब खरीफ फसल है। गेहूँ, सरसों वगैरह आपका, चना वगैरह आपका रबी में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमरूद के लिए। आम के लिए तो मलिहाबाद है। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का जो सुरखा अमरूद है, कौन सा अमरूद? सुरखा अमरूद। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया ज़िला है, औरैया ज़िला यहाँ का प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है। ODOP भी पूछा जाता है औरैया का, तो शुद्ध देसी घी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया ज़िला है यह शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर। वहीं पर हींग का सबसे प्रमुख जो उत्पादक जिला है वो हाथरस है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? बहुवर्षीय घास। प्राकृतिक रूप से उगने वाली है बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में यह पाई जाती है। वहीं पर स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा शरपत। ठीक है, शरपत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्र वगैरह से बिलोंग करते होंगे, शरपत देखते होंगे, है ना। उसके आसपास अगर लग जाता है तो फाड़ देता है ना, जैसे कट जाता है पत्ती की तरह, जैसे ब्लेड लग जाता है तो उसकी शरपत की जो लंबी लंबी जो पत्तियाँ होती हैं
वो बड़ी खतरनाक, तो उसको बरसात की जो है काटा जाता है। तो ये मूंज उत्पाद सरपत यहाँ पर क्या है, सरपत के रूप में जाना जाता है, घास का प्रकार है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुछ की तरह की एक घास होती है जिसे टहनियाँ नहीं होती हैं, जिसमें तो जड़ से ही ऐसे पत्ती की तरह जो है निकलती लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं। तो जो लोग गाँव में पहले पढ़े होंगे तो के पास नहीं रहो, सेठा सरपत है ना, सेठ, उसकी जो है कलम बनाकर जो है पढ़े हैं लोग, बहुत लोग, है ना। तो यही सरपत होता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तिलहन हो जाता है, लेकिन कपास की बात नहीं होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ हैं। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी कपास के लिए जानते हो काली मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़्यादातर यूपी में जलोढ़ मृदा। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। नींबू मुख्यतः आपको कहाँ, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सहारन और मेरठपुर में। कहाँ, सहारनपुर और मेरठ। वैसे जो सहारनपुर है वो संतरे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानता मुख्यतः उगाया जाता है। नींबू का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइट्रस लिमोन है। क्या है, साइट्रस लिमोन नींबू का वैज्ञानिक नेम। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। जो भारत में गन्ना उत्पादन होता है उसमें जो उत्पादन टोटल है उसमें यूपी का जो हिस्सा है वो कितना रहता है, तो लगभग 45% के आसपास है, 44.5। ठीक है, तो ये यहाँ ऑप्शन में है नहीं 44.5, तो 40 के ऊपर यहाँ दिख रहा है 25 से 40, तो यही ऑप्शन हम ले लेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 44.5% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद फिर कर्नाटका का नंबर आ जाता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के बाद आंध्रा है, फिर कर्नाटका, बिहार, फिर आदि राज्य का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, FDI है। FDI जो है मुख्य एजेंसियों में शामिल नहीं है। बाकी भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल FCI है, SWC है, CWC है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे FDI कहा जाता है। एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश करना FDI कहलाता है। इसका सब संबंध अनाज भंडारण से बिल्कुल नहीं होगा। जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, यानी कौन सा गलत है। लिखा पहला है कि स्टेटमेंट की यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कितने, 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 14-15 के अनुसार, तो ये आपका सही डाटा है ना, क्योंकि वही डाटा पूछा गया 14-15 के हिसाब से, सही। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। कितने, 5 हैं। तो 5 नहीं, दैट इज 4 रहे हैं, 14-15 के 4। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं, तो उस समय के अनुसार ये सही रहा है। 4 राष्ट्रीय शोध संस्थान है, ये भी सही है। तो उसके हिसाब से रहा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब। कृषि आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 14-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 राष्ट्रीय। अब राज्य कृषि विश्वविद्यालय 5 और 6 है टोटल, जानते हो। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था।
यह तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो पौंडीचेरी में 1974 में ओपन हुआ था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुशीनगर में। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह संस्थान सवरही नामक स्थान पर है। यह शोध संस्थान की स्थापना, इस शोध संस्थान की जो स्थापना है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, कहाँ पर? कुशीनगर में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले जो निदेशक थे डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है, आलमबाग में। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित कहाँ पर है? आलू निर्यात जोन होगा आगरा में। ऑप्शन राइट आंसर है। और इसकी स्थापना आगरा में की गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसकी स्थापना आगरा में की गई है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली सुगंधित चावल की जो किस्म है वह कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा तराई की क्षेत्र में आपका इधर गोरखपुर सिद्धार्थनगर काला नमक चावल होता है। कौन सा? काला नमक, सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है काला नमक चावल। यह भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, रोडी यूपी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि आपका 24 जनवरी 2018 को स्कीम आई थी, लॉन्च किया गया था। जो जिला संभल को यहाँ पर पुदीना बताया गया, जो कि गलत होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला हो गया मैनपुरी का लहसुन, मैनपुरी का जरी जरदोजी है, तो ये भी गलत है। ललितपुर का यहाँ पर टमाटर बताया गया है, जरी सिल्क साड़ी। प्रयागराज का मूंज उत्पाद है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये सब गलत है। जो सही सुमेलन यही होगा यहाँ पर। संभल का हस्तशिल्प निहार हस्ती है, मैनपुरी का जरी जंदोजी हो गया, ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी है, मूंज उत्पाद है प्रयागराज का। तो ODOP भी आपको याद रखने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत किस जिले का कौन सा प्रोडक्ट है, एक एग्जाम में प्रश्न आपकी जरूर बनता है। अगला यहाँ पर उत्पाद दिए गए हैं और जिले से संबंधित आपको मिलान करना है। काला नमक चावल की बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर जाएंगे। देसी घी के लिए औरैया जाएंगे, आंवला आप जानते हो प्रसिद्ध ही है, प्रतापगढ़। केला फाइबर के लिए आप कुशीनगर जाएंगे। इस तरह यहाँ पर आप मिलान करेंगे तो A का 3 है, B का 4 है, C का 1 है और D का 2 है। तो 3, 4, 1, 2 राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन C सही जवाब है। UPPCS RO जो आपकी कैंसिल हुआ, यानी जो 11 फरवरी को हुआ था 2024-25 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, कौन सा आयोग? कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग का गठन, कृषक समृद्धि आयोग का गठन राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वर्ष 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की यानी किसानों की आय को दोगुना करना है। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि हो गया, उद्यान है, पशुपालन, मत्स्य पालन या रेशम की पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। कौन? यूपी। तो यूपी गन्ना उत्पादन के मामले में भारत में सबसे बड़ा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न रहा है।
दूसरा भी आपका सही हो जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बताया गया है, तो चावल का उत्पादक जानते हो पश्चिम बंगाल है। यूपी अपना 2 नंबर पे, तो यूपी दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो ये गलत लिखा है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। 2023-24 के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक राज्य क्रमशः तेलंगाना हो गया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर गया। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सब डाटा जो होते हैं आपकी कृषि डाटा हो गया, ये सब एग्ज़ाम के पहले जो आपका लेटेस्ट जो आर्थिक समीक्षा है, जो एग्रीकल्चर डाटा जो आपके करंट में आते हैं, वही सब आपके काम के होते हैं। तो ये आप प्रश्नों का प्रकार देखिए किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को देखते हुए आपको चलना है, प्रिपेयर रहना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय है यही, झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वर्ष 2000 होगा, 14, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना। कौन सा मंत्रालय? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक जिला एक उत्पाद, लहसुन के लिए आप लहसुन का मैनपुरी, प्याज का गाजीपुर, मिर्च के लिए आप देवरिया जाएंगे, हल्दी के लिए ललितपुर। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो 2, 3, 4, 1 राइट आंसर बन जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश जो है ट्यूबवेल की सिंचाई के मामले में नंबर 1 है। इसके बाद ट्यूबवेल के बाद नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। दिए गए विकल्पों में ट्यूबवेल यानी नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। इसके बाद नहरों का नंबर है 15.2% के साथ, फिर कुआं द्वारा 8.8% है, तालाब कुआं तालाब हो गया, फिर झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई जो की जाती है लगभग आधे % है, 1% भी नहीं है। सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा लोग अपना करते हैं, है ना, अपने अपने ट्यूबवेल लगा लेते हैं। ट्यूबवेल है, नलकूप है अपना, जो बोर होता है बोर अपना ले जाए, पंपिंग सेट या वहाँ पर मोटर वगैरह है, आजकल लोग मोटर बैठा देते हैं, लाइट आई गन से स्टार्ट। अगला प्रश्न है यूपी में पशु प्रोटीन का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो कितना है? प्रति व्यक्ति उपभोग जो है पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो है वो 5 ग्राम। तो यह हेल्थ यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 है ना। इस समय जो जनरल वैकेंसी है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की यूपीपीएससी के द्वारा जो आई है, तो जनरल उसमें भी जो लोग सोशियोलॉजी से किए हैं, है ना, मास्टर डिग्री है एमए की, ये बॉटनी, ये कुछ हैं 4-5 सब्जेक्ट हैं, वो जो है फॉर्म फिल किए होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो ये पीएससी मेंस 2016 में, आजकल लेखपाल में भी पूछ लेंगे ऐसे ही, जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है आपका। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि जो मापन इकाई है वह वैसे क्या है आपकी? बीघा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है आपको फुल फॉर्म नहीं दिया, शॉर्ट फॉर्म दे दिया है ना। तो आई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च है, IIVR है, IIVR। तो यहाँ पर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात की जा रही है। तो ये आप सब्जी साग भाजी संस्थान जो है आपका मिलेगा कहाँ पर? वाराणसी में, यूपी का। कहाँ है? वाराणसी में। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्त? कानपुर है, जो कि गलत होगा। IIVR है ना, PR है, यानी पल्स रिसर्च की बात की जा रही है। तो ये आपका कानपुर जो कि सही है। IVRI है, IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, जो कि बरेली में इज्जतनगर में है। तो ये भी सही है। IGFRI यानी कि जो आपका I यानी इंडियन हो जाएगा, जी से ग्रास होगा, तो इंडियन ग्रास लैंड है। एंड F यानी फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारा एवं चारागाह संस्थान की बात की जा रही, तो जो कि झांसी में है।
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहा है। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह अगला प्रश्न नंबर 52 पूछा गया। यूपीसीएआर आपका कहाँ पड़ेगा, जो कि फुल फॉर्म में नहीं पूछा। तो ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है, जो कि सही है। IARI है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, जो कि ये भी सही है। IVRI जो कि आपका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, जो कि बरेली इज्जतनगर में है, जो कि कानपुर लिखा है, गलत होगा। NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में, ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहा है। कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर बरेली इज्जतनगर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वो स्थान कौन सा है। तो 2006 में करंट अफेयर्स का रहा है कि पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा हो स्थान रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, इज्जतनगर बरेली, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस राज्य में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। राइट आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन होगा, ऑप्शन बी। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्न प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत में खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। या अन्न प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन वी, कृषि को। किसको, कृषि को। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में, आपको बताना है। सर्वाधिक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सही जवाब। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी की जो प्रमुखतम तिलहनी फसल है वो कौन सी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, राई तथा सरसों। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण फसलें जो कि तिलहन वाली तिल हो गया, सरसों है, राई है, मूंगफली है और सूरजमुखी है। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति या पीली क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। दूसरे स्थान पर तिलहन ही जो है सबसे ज़्यादा बोई जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके पहले नंबर पर खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी के लिए आप जानते हो, दशहरी के लिए कौन सा है, लखनऊ मलिहाबाद। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त हुआ है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर बन जाता है शोध कार्य हो या प्रदर्शन कार्य या बीज गुणन कार्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी सभी होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रचार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान गेहूँ। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास यानी लाश हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, क्योंकि आप जानते हो गेहूँ के बाद फिर धान का सीजन आ जाता है। कि फसल चक्र की दृष्टि से आप देखेंगे धान के बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद धान, फिर इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल देखा जाता है फसल चक्र की दृष्टि से गेहूँ धान का। अगला है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा
उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही स्पष्टीकरण कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भाई शक्कर का कटोरा क्यों कहोगे यूपी को? तो पहला स्टेटमेंट दिया गया कारण ये है कि उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गन्ना में अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। तो गन्ना शोध संस्थान भी आपका लखनऊ में है। गन्ना जो आपका रिसर्च काउंसिल है ना, परिषद जो है वो आपका शाहजहांपुर पड़ता है, तो ये भी इस मामले में आपका सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चीनी मिलों की बात की गई, चीनी मिलों की आप देखेंगे तो मिल के मामले में चीनी के वो महाराष्ट्र होगा, तो इसलिए गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2 और 4 राइट आंसर यानी ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। तो ये सब बातें हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान परिषद अगर पूछा जाए रिसर्च काउंसिल तो आपका शाहजहांपुर पड़ता है। कौन सा राज्य है जो कि भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो शक्कर का प्याला अपना यूपी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 2008 का प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है, कूट का सही करके आपको बताना है। लिखा है कि मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो बेसिकली जो यह प्रश्न है वो आपका पशुधन वाला डाटा आता है उसको देखना होता है, तो उस बिहाफ पे है तो आपको पशुधन जो डाटा लेटेस्ट होगा उसी आपको पढ़ना है। गाय बैलों की दृष्टि से बताया गया है जो कि रिसर्च आपका मध्य प्रदेश नंबर होगा, है ना। उत्तर प्रदेश भारत की भैंसों की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती, तो भैंसों के मामले में हो सकता है आपका यूपी, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक जो संख्या वो पाई जाती है, भेड़ों की बात की गई है ना। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तो ही है अपना उत्तर प्रदेश। भेड़ों के मामले में जो है राजस्थान बताया गया, तेलंगाना होना चाहिए, है ना। तो गाय बैलों के लिए मध्य प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल होना चाहिए, तो ये सब गलत ही है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चलते आगे बढ़ते हैं, तो आपको लेटेस्ट डाटा के हिसाब से पढ़ना रखना याद, ठीक है। तो भैंसों के मामले में यूपी नंबर 1 है, तो भाई दूध के मामले में ही उत्पादन नंबर 1 है। गाय बैलों के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पाया जाता है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना है आपका, है ना, जो कि लेटेस्ट है, डाटा याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो आंवले की बात की गई है, संतरा आप सहारनपुर जाते हैं, आंवले के लिए आप प्रतापगढ़ की बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी भी पाया जाता है, तो प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आंवला कई बार पूछा गया है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? खरीफ फसल की बात करोगे तो जून से जुलाई के दौरान होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है ना। खरीफ फसलों में आपका ज्वार बाजरा धान वगैरह आ जाएगा आपका जब मानसून शुरुआत होती है, धान वान की बुआई शुरू हो जाती है, बेरन लगाना शुरू कर देते हैं लोग। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पॉलीक्लिनिक नहीं है वो होगा आपका झांसी। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनता। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक दैट इज गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी उपज है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं। तिलहन उत्पादन में आपका राजस्थान, दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 2020 की चौथे अग्रिम अनुसार रहा है। तो आपको लेटेस्ट डाटा ना, खाद्यान्न उत्पादन, कृषि, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल्स वाला, आपको किसी भी एग्जाम के लिए लेटेस्ट डाटा पढ़कर जाना होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक उपज है वो कौन सी है? तो वाणिज्यिक जो फसल होगी, कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप, तो आपकी कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्या है? गन्ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? टोटल जो कृषि योग्य पूरे देश में भूमि है कृषि योग्य, उनका कितना परसेंट जो है उत्तर प्रदेश में है, ये आपको बताना है। तो कृषि योग्य जो डाटा है वो लगभग जो है 11% के आसपास है ना। 10.48 भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी खरीफ जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर कोई विकल्प जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो लगभग 11% जो है ना। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। और इसमें देखेंगे तो कृषि के मामले में पूरे देश में जो क्षेत्रफल है कृषि का, उसका 10.48 भाग पर जो है कृषि की जाती है यूपी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी जो अवधि है वह न्यूनतम है? तो इन चना, मसूर, अरहर, मूंग दे रखा है, तो इसमें सबसे अधिक
नहीं, सबसे कम समय में, यानी कि इसकी अवधि जो है वो न्यूनतम है, सबसे कम समय वाली जो है फसल है। राइट आंसर है यहाँ पर सबसे कम समय में मूंग तैयार हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिन यानी 2 महीने के लगभग में तैयार हो जाती है मूंग। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन में, अरहर 260 दिन की फसल मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 2004 में पूछा गया था। तो वैसे देखेंगे जो कृषि में कार्य में लगे जो कामगार हैं, कामगारों का प्रतिशत देखेंगे तो लगभग जो है 60% के आसपास होंगे। तो एग्जैक्ट जो है आपका 61.3% है, जो कि विकल्प में कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केसर का जो उत्पादन है, केसर का, वैसे यूपी में केसर की बात तो नहीं है तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिर भी अगर बात होगी जब भी, तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश जो है उस हिसाब से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु वो ठीक नहीं केसर के लिए। केसर उत्पादन है तो आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में, क्योंकि 16 में पूछा प्रश्न रहा, तो उस समय अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र रहा है दैट टाइम। अब तो केसर के लिए आप जो है जम्मू कश्मीर में जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितने प्रतिशत की है? हाँ, फसल गहनता जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यूपी की जो फसल गहनता है लगभग जो है 157-58 के आसपास है। तो यहाँ पर जो है निकटतम आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार जो रहा उत्तर प्रदेश फसल गहनता 157.53% है ना। तो हालांकि विकल्प सी आपका निकटतम होगा। अगला प्रश्न नंबर 74 है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? सबसे अधिक प्रभावी कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला तो वो कौन सा होगा? उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग है। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनता है। 75 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतया उगाई जाती है? तो सोया प्रदेश आपका एमपी है ना। तो मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे और उधर का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? तो मैपिंग के हिसाब से आप पता चल जाएगा, दैट इज बुंदेलखंड रीजन होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के ज़िले 11 हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले हैं, तो वो बुंदेलखंड वाले ज़्यादा जिले आपको मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती जो है प्रमुखता की जाती है। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी चने का। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा गेहूं, आलू और गन्ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर गन्ने का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, और इसके बाद आलू में भी नंबर 1 होगा। तो 1 और 3 राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं में भी है, गन्ने में भी होगा, जौ भी होगा, चावल में नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। लेटेस्ट जो ज़्यादा 23-24 का रहा उसके अनुसार चावल में शीर्ष जो राज्य रहा है वो तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल रहा। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसमें? दूसरा स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा चावल में, धान में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य है वो कौन से हैं? ब्रेड बास्केट, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश होगा, पंजाब है और हरियाणा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग होंगे। भारत में बात की जाएगी, भारत में हरित क्रांति के जनक EMS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है कौन सा होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है धान, मक्का और गेहूँ, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो सबसे प्रमुख जो उत्पादक होगा वो गेहूं का, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू एवं गन्ना की पैदावार होती। गन्ने की चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला है कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश से किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए फूलों का। गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। गेहूं, आलू, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में? गेहूं और गन्ने के। ऑप्शन है बी राइट आंसर है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है कितने प्रतिशत का है? मेंथा तेल उत्पादन में, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, योगदान है, वो 90% है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और औषधि बनाने में किया जाता है। मेंथा यानी जो पेपरमेंट होता है, ठीक है, तो पेपरमेंट कह सकते हैं। पेपरमेंट थोड़ा जैसे एग्जैक्ट जो कहेंगे तो उसको कहते हैं पुदीना, है ना। अगला प्रश्न नंबर 87 पूछा गया कि 1819 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना था। 1819 के अकॉर्डिंग जो है, उस समय गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का, तो अभी भी है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही होगा। दूसरा है कि आलू उत्पादन में शीर्षक, तो अभी भी उत्तर प्रदेश आलू शीर्षक में है। देश में गेहूं उत्पादक में भी है, धान उत्पादक में नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 राइट आंसर बनेगा, नहीं ऑप्शन बी होगा। 1920 के अनुसार रहा है। वर्तमान में सब्जी के कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध जो प्रजाति है वो किसकी है? तो काला नमक महोत्सव भी होता है, काला नमक चावल है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन ए धान की। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। तो खासकर एग्जाम में सिद्धार्थनगर से संबंधित पूछा जाता है कि काला नमक को महोत्सव या उत्सव में मनाया जाता है, सिद्धार्थनगर में, यहाँ का DUP भी है। अगला है कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धृत माना जाता है? लंगड़े आम की बात होगी तो कहाँ जाएंगे? वाराणसी। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। तो आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्धृत माना जाता है। आम के अन्य प्रजातियों और संबंधित क्षेत्र जैसे कि दशहरी आम की बात होगी तो लखनऊ, मलिहाबाद होगा। चौसा आम के लिए हरदोई, सहारनपुर है। अल्फांसो आम रत्नागिरी, महाराष्ट्र। केसर आम जूनागढ़, गुजरात होगा। हिमसागर और किशनभोग जो आम की किस्म है ये मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बादामी आम के लिए कर्नाटका है। सफ़ेद आम के लिए आंध्र प्रदेश को जाना जाएगा। बॉम्बे ग्रीन पंजाब से संबंधित होगा। तोतापुरी जो आम है बेंगलुरु, कर्नाटका। नीलम आम आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम कर्नाटका। मालगोवा या मुलगोवा जो आम है ये सेलम, तमिलनाडु। लक्ष्मण भोग आम मालदा, पश्चिम बंगाल के लिए है। इमाम पसंद ये आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड में मिलेगा। फजली आम किस्म जो है बिहार, पश्चिम बंगाल। मनकुरद आम गोवा। पहाड़ी या पैरा आम गुजरात। गुलाब खास आम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल साइड। बनराज आम गुजरात होगा। किलीचुंदन आम केरल है। रुमानी आम चेन्नई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? मुख्य प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? यहाँ पर रबी फसलें, तो रबी जो फसल है जानते हो वो ठंडी के समय यानी अक्टूबर नवंबर में जो है वो बुआई की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। तो रबी की जो फसलें होंगी यूपी में देखेंगे तो गेहूँ इस समय बोया गया ठंडी में, तो गेहूँ हो जाएगा, है ना। जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों, ये सब होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गेहूं, चना, मटर, जौ। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा गरीब का मित्र, यानी आलू सब में चालू रहता है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, झुलसा रोग से। 17-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दैट टाइम यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा पहला स्थान। ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 2022-23 लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ जो है कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? कृषि कुंभ, जब कुंभ की बात आएंगी तो आप कहाँ चले जाएंगे? जब भी कुंभ की बात आएगी आप चले जाएंगे प्रयागराज
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस मामले यहाँ पर गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इससे याद रखना है, जो कृषि कुंभ होगा, महाकुंभ की बात नहीं, कृषि कुंभ ये आपका लखनऊ होगा। तो उस समय करंट में चल रहा प्रश्न था, है ना, जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया था। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आज से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था और किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। अगला प्रश्न, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है? आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पहला। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कुफरी में स्थापित किया गया है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला कुफरी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की जो बुआई का उपयुक्त समय है, निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की जो स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय है वो अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक किसका? 2019 का रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, चलिए उस समय के अनुसार जो है आम का ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश आम तथा अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उस समय के हिसाब से रहा है, तो अमरूद भी है ना, तो इसलिए समय के अनुसार आंसर जो है सी रहा है। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम वो मैंगीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले पर तेलंगाना का है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा प्रमुख उत्पादकों में से एक है, यानी गन्ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो प्रदेश के कानपुर में स्थित है। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न के मामले में अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है सी राइट आंसर है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। किसमें? गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि में जो है पहला स्थान है। तो इन्हीं 101 प्रश्नों के साथ पूरा जो चैप्टर नंबर 6 रहा है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर आपका 7 है, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 7 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। बांध दे रखे हैं और बांध का लोकेशन आपको बताना है, कौन सा सही कूट होगा। पहला जो बांध है वो दिया है अधवा। अधवा बांध जो है आपका पड़ता है कहाँ दोस्त? मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो यहाँ पर 1 का 2 हो गया। देवरी बांध, देवरी बांध आपको मिलेगा सोनभद्र में, तो ये 4 हो गया। उसके बाद है केवलारी। केवलारी जो डैम है ये आपका मिलता है महोबा में। कहाँ मिलेगा? महोबा में, तो 3 का 3 हो गया। पहाड़ी जो डैम है, पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी? पहाड़ी डैम आपको मिलेगा झांसी में। तो इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सही कूट होगा वो क्या होगा? 2, 4, 3, 1 राइट आंसर बन जाता है। 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध राइट आंसर बनेगा, ये आपको मिलेगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्ट लोकेशन होगा
पिपरी, तो पिपरी में स्थित है सोनभद्र। राइट आंसर यहाँ पर, यानी पिपरी सोनभद्र में है, तो सोनभद्र में है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील बांध है, तो ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है गोविंद वल्लभ। यह जो बांध है ये सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर यह स्थित बांध है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। 19 जनवरी 2025 को जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा प्रश्न है और एक तरह का यह PIQ ही है। माता टीला बांध की अगर बात करेंगे तो माता टीला जो बांध है ये आपको मिलेगा बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था। इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है। गलत जोड़े की पहचान करनी है दोस्त। यहाँ पर मुईरपुर बांध को सोनभद्र बताया गया, पीली बांध बिजनौर में है, लहचूरा बांध झांसी में मिलता है, जामनी बांध है ललितपुर में। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो है गलत नहीं, यानी सभी की सभी जो दिए गए फैक्ट है बांध और उनका लोकेशन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांधों में जैसे कि राजघाट बांध ललितपुर में बेतवा नदी पर है ना, परीक्षा बांध झांसी में, शलारपुर बांध महोबा में है, नगवा बांध सोनभद्र में पड़ता है, वहीं औरौरा बांध मिर्जापुर जिले में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। परीक्षा बांध की बात करेंगे तो परीक्षा बांध आपको यूपी में मिलता है, यूपी में झांसी में हो जाता है। बंघला बांध, कौन सा बघला, तो बघला जो बांध है ये प्रयागराज में है। ये हो गया आपका झांसी में, ये हो गया आपका प्रयागराज में। भैंसोरा बांध, कौन सा बांध, भैंसोरा, भैंसोरा जो बांध है ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद बदुआ बांध, बदुआ बांध यूपी में नहीं है, ये बिहार में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बदुआ बांध बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है और किस जिले में बनाया गया है। कौन सा बांध, अहरौरा डैम पूछा जा रहा है, अहरौरा डैम। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है अहरौरा। आप जानते हो ये पड़ेगा आपका मिर्ज़ापुर में, और नदी जो होगी वो गरई नदी होगी। गरई नदी पर मिर्ज़ापुर जिले में है अहरौरा बांध। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में गरई नदी पर निर्मित है। मिर्ज़ापुर में निर्मित अन्य बांधों में अदवा बांध जिरगो बांध जिरगो नदी पर है, अदवा बांध अदवा नदी पर है, सिरसी बांध बखेर नदी पर है, जबकि मेजा बांध बेलन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है। माता टीला बांध किस नदी पर है, तो माता टीला बांध का लोकेशन होगा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट और नदी होगी बेतवा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ललितपुर में है माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है, और यह बांध जो है वर्ष 1958 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा लवकुश बैराज। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लवकुश बैराज स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवनदायिनी योम गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी की उपलब्धता दी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है माता टीला बांध, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। तो माता टीला बांध हो गया जो कि बेतवा नदी पर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1958 में इसका निर्माण हुआ है, और यह मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से किया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों के इससे जो है बेनिफिट है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है कि निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है,
तो यह उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है वह होगा नरौरा, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कहाँ गंगा से निकलती है, तो नरौरा में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण कार्य 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1878 में समाप्त हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 8800 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो मुख्य शाखा हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, मतलब बाहर। राइट आंसर होगा टिहरी। आप जानते हैं उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलंगाना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलंगाना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, जबकि छिबरो, रिहंद तथा खोदरी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों दैट इज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड ने रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोन्स पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का घनरौल डैम कौन सा डैम है। घनरौल, तो ये उत्तर प्रदेश का जो धनरौल डैम है, धनरौल बांध जो निर्मित है वो किस नदी पर है। धनरौल बांध जो है घग्घर नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है, धनरौल बांध। और धनरौल बांध आपका उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिले के रावड़गंज से लगभग जो है 23 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि इसके जल से निकटवर्ती जिले जैसे कि मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में सिंचाई की जाती है धनरौल बांध से। घग्घर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्घर बांध भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध आपको मिलेगा महोबा जिले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चरखारी महोबा जिला। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। अन्य बांध जैसे कि माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी ललितपुर है, रेहंद बांध जो कि रेहंद नदी सोनभद्र, गोविंद सागर बांध है ललितपुर में है। तो ध्यान देना है, एक तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है, जो कि आपको मिलता है सोनभद्र जिला में। जबकि यदि गोविंद सागर बांध पूछा जाए न वल्लभ पंत नहीं लगाकर, तो आपका होगा ललितपुर में। ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्धता के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन ए सही जवाब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और अपकमिंग वैकेंसी भी है 2026 में हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी भी। तो मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। ये जो गोकुल बैराज परियोजना है ये पेयजल है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। राइट आंसर बनेगा केन और बेतवा नदी, ऑप्शन ए। तो ये हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा हुआ है। केन बेतवा लिंक जो परियोजना है KBLP, इसके तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगला है गोविंद वल्लभ सागर बांध परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। यह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पास मिर्जापुर पिपरी होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के
पिपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ सागर झील रिहंद नदी पर अवस्थित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरौरा, अहरौरा डैम आपका मिलेगा मिर्ज़ापुर में होगा। अडवा जो डैम है ये भी आपका मिर्ज़ापुर होगा। बदुआ डैम जो आपको मिलता है वो बिहार में बांका में। बघेलखंड जो डैम है, बांध है, यह मिलेगा आपको बलरामपुर में। कहाँ दोस्त? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। तो बदुआ आपका बांका बिहार में है, तो यही यूपी में नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। राइट आंसर बनेगा रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है। सिंचाई का सबसे जो बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में वो क्या है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्यूबवेल है, नलकूप है। तो जो ट्यूबवेल है ना, मोटर से चलती हैं या पंपिंग सेट वगैरह से, तो नलकूप जो है वो नंबर 1 पर है। इसके बाद नहर है, इसके बाद कुआं वगैरह जो राहट वगैरह तालाब झील हैं जो वहाँ से पानी लोग निकालते हैं। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। अगर देश में नहर सिंचाई के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 15.7% जो क्षेत्र है वो सिंचाई वाला टोटल सिंचाई है वो नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है नलकूप से 74.1% सिंचाई होती है, नहर से 15.7%, इसके बाद कुआं तालाब झील आदि से 9.6% सिंचाई की जाती है। तो सबसे अधिक नलकूप, इसके बाद नहर है, फिर कुआं जो रहट वगैरह होती, तालाब झील ये सब है। अगला प्रश्न वही कि सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो ट्यूबवेल इन नलकूप से है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर है जो कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। अधिकतम जो क्षेत्रफल यानी सिंचाई जो हुई होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो नहरों के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नहर यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए वो है शारदा नहर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाता है ना। तो नहरों के मामले में शारदा नहर से जो है सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है शारदा नहर जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। काफ़ी दूर तक जाती है, तो दूर तक लोग सिंचाई करने का जो है वो साधन भी बन जाता है। इसलिए सर्वाधिक जो है वो क्षेत्रफल की सिंचाई भी शारदा नहर के द्वारा ही होता है। यह चंपावत की बनवासा यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व नेपाल की सीमा है। चंपावत का बनवासा वहाँ से जो है शारदा नदी से निकली हुई है। शारदा नदी से नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सिंपल सी बात शारदा नहर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि भारत में नलकूप एवं कूप यानी कुआं, नलकूप यानी ट्यूबवेल एवं कुआं से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 74.1% भूभाग नलकूपों एवं द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी जो उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि है उसमें जो सिंचित क्षेत्र है यानी सिंचाई उसमें करना ही है, बिना सिंचे काम नहीं चलेगा। तो वो लगभग कृषि का 78 यानी 79% लगभग जो है क्षेत्रफल आता है, जितना भी कृषि का है उसका। अगला प्रश्न है कि अर्जुन जो बांध
नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है? अर्जुन बांध जो मिलेगा हमीरपुर क्या? ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। तो अर्जुन बांध जो है किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। इस जिले में लोकेशन है महोबा जिले में। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध जो है इससे जो लाभान्वित जिला होगा वह महोबा के साथ साथ हमीरपुर भी होगा। तो ऑप्शन में आपको हमीरपुर दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल, तो पेयजल जो परियोजना है वो गोकुल बैराज परियोजना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों में पेयजल की उपलब्धता के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो निर्मित है किस नदी पर है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन वी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से शारदा सहायक गंडक परियोजना हो जाए, रामगंगा है, लेकिन वर्षा जनक की बात की गई जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973 और 74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं कौन कौन सी? शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला प्रश्न है जो कि राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी जो बांध परियोजना है किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा सोवियत रूस है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वह 260.5 मीटर है। वर्तमान में इसकी स्थापित जो क्षमता है 2400 मेगावाट की है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% धन जो है वो व्यय किया है। तो उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध अब नहीं है, तो लोकेशन याद रखिए, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में पड़ता है। प्रश्न बना दिया, तो पहले पेपर के प्रश्न ऐसे ही आते थे हंसन, ठीक है। टिहरी बांध का लोकेशन यूपी में नहीं, उत्तराखंड में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है यूपी का, दैट इज रामगंगा बांध होगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर की रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर किया गया, जो कि ललितपुर में है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर ही है। रेहंद बांध सोनभद्र में रेहंद नदी पर है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध जो कि मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। तो जो माता टीला बांध है, माता टीला कितना मीटर है? तो ये 35 है। माता टीला 35 मीटर है। मेजा बांध 40 मीटर है लगभग। इसके बाद वहीं पर जो रेहंद बांध है, मान के चलिए वो 91.5 है। वहीं पर रामगंगा बांध की ऊंचाई देखेंगे तो 127.5 है, 127.5 मीटर ऊंचा है। तो सर्वाधिक ऊंचा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके
जलाशय का जो उपयोग है वो बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो इन्हीं 31 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 7 रहा वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 80 की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। पहला दिया है ऑप्शन कि शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर कहाँ पर है, तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर दिया गया है, जो कि गलत होगा। कहाँ पर है, तो जीबीएन यानी गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा में। ग्रीन पार्क जो है कानपुर में है, जो कि सही है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट की बात की जाए गौतम बुद्ध नगर है। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में, ये भी सही है। तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर की बात करेंगे तो कहाँ पर है ये दोस्त, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है स्वर्ण त्रिकोण में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा है। भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिकोण उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। कौन सा, आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। आगरा, दिल्ली और जयपुर जो शहर हैं एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है और फिर आगरा और जयपुर तक चलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। बौद्ध सर्किट का हिस्सा, राइट आंसर ऑप्शन डी, सारनाथ होगा। क्या है, सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान कौन कौन से, कपिलवस्तु स्टार्ट करोगे, फिर श्रावस्ती, शंकिशा होते हुए कौशाम्बी होते हुए सारनाथ, फिर कुशीनगर तक चलता है बौद्ध सर्किट। तो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से स्थान होंगे, तो 6 स्थान शामिल है, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, शंकिशा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कौन सी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, जो कि कहाँ पर स्थित होगी। लोकेशन होगा रामपुर, ऑप्शन बी। अन्य नक्षत्रशाला जैसे कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, यही वाली। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो कि रामपुर में लोकेशन होगा। जवाहर नक्षत्रशाला आपको प्रयागराज में मिलेगी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, सिंपल से अभी पढ़ रहे रामपुर में। तो जो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है ये उत्तर प्रदेश में, जो कि रामपुर में है, और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर वाली। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में स्थित है अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। इस अल्फ्रेड का नाम का पार्क का नाम होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। यहीं पर अपने आप को इन्होंने गोली मारी कि अंग्रेजों से के हाथों से मरना अच्छा है कि स्वयं को क्या है गोली मार ले। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समग्रता उपागम। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। ईयर होगा 1974, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ यानी बौद्ध सर्किट का भाग नहीं है।
तो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, कपिलवस्तु भी होगा, कुशीनगर है, संकिसा यहाँ पर दिए भी है, श्रावस्ती भी है, तो सभी तो हैं यहाँ पर। तो मतलब ये प्रश्न डिस्प्यूटेड रहा है। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त सभी विकल्प बौद्ध परिपथ का भाग है। बौद्ध सर्किट जो दी गई है इसके अंतर्गत 6 स्थान कौन सी, कपिलवस्तु स्टार्ट, फिर कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकिसा को शामिल किया गया है। तो 6 स्थान है टोटल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। काशी जो आपका वाराणसी में, यानी गंगा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन वसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट, अभी तक आपने बौद्ध सर्किट देखा और बुंदेलखंड सर्किट है। बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल होंगे। तो बुंदेलखंड सर्किट में विठूर आएगा, चित्रकूट आएगा, झांसी, कालिंजर, महोबा सब। राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। तो विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन जो सर्किट बनाई गई इसमें लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि जिले शामिल हैं। तो इन्हीं 11 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर आपका 8 रहा है वो कंप्लीट हो जाता है।